Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about COPD, chronic obstructive pulmonary disease. So let's study COPD. So firstly we will study what is COPD. COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, is defined as a preventable and treatable disease characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive and associated with an enhanced chronic inflammatory response in the airways and the lungs to noxious particles or gases. So COPD क्या होता है कि ये एक प्रोग्रेसिव एंड एसोसिएटेड विथ इनहैंस्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है एयरवेज में एंड लंग्स में, किसकी वजह से? टू नॉक्सियस पार्टिकल्स और गैसेस की वजह से होती है। तो सीओपीडी जो होता है वो नॉक्सियस गैसेस और पार्टिकल्स की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है एयरवेज में एंड लंग्स में। फिर है diagnosis of COPD includes chronic bronchitis, that is cough and sputum for at least 3 consecutive months in each of 2 consecutive years, and emphysema, that is abnormal permanent enlargement of air spaces distal to the terminal bronchioles accompanied by destruction of their walls and fibrosis. So COPD की जो diagnosis होती है वो include करती है एक तो chronic bronchitis, दूसरा एम्फाइजीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि कफ होता है और स्प्यूटम होता है फॉर एटलीस्ट 3 consecutive months इन ईच ऑफ 2 consecutive years तक। एंड एम्फाइजीमा में क्या होता है कि जो परमानेंट enlargement of air spaces distal to the terminal bronchioles accompanied by destruction of their walls and fibrosis। सिंपली सीओपीडी क्या है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है एयरवेज की, लंग्स की, ड्यू टू नॉक्सियस पार्टिकल्स और गैसेस के रिस्पॉन्स में। एंड इसमें दो चीजें देखने को मिलती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा एम्फाइजीमा। The prevalence of COPD is directly related to risk factors in the community such as tobacco smoking, coal dust exposure, etc. तो जो प्रेवलेंस है सीओपीडी का वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स कम्युनिटी में प्रेजेंट है, जैसे कि टोबैको स्मोकिंग, कोल डस्ट एक्सपोजर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। सो पैथोफिजियोलॉजी जो होती है सीओपीडी की, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पल्मोनरी कंपोनेंट, दूसरा सिस्टमिक कंपोनेंट। तो पल्मोनरी कंपोनेंट में क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स accompanied by inflammatory cell infiltrate resulting in increased sputum production leading to chronic bronchitis। तो पल्मोनरी कंपोनेंट जो सीओपीडी में उसमें क्या है कि म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाएंगे, गॉबलेट सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट है वो अकम्पनीड बाय गॉबलेट सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, उसके साथ इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट होगा। इन शॉर्ट क्या होगा कि इंक्रीज स्प्यूटम प्रोडक्शन होगा जिसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वैस्कुलर रीमॉडलिंग एंड इम्पेयर्ड कार्डियक परफॉर्मेंस भी होता है कि जो वैस्कुलर रीमॉडलिंग है, पल्मोनरी वैस्कुलर रीमॉडलिंग, और जो कार्डियक परफॉर्मेंस है, हार्ट की परफॉर्मेंस है, वो भी इम्पेयर्ड होगी। फिर लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस इन एयरवे वॉल रिजल्ट इन प्रीमेच्योर एयरवे क्लोजर, गैस ट्रैपिंग एंड डायनेमिक हाइपरइन्फ्लेशन लीडिंग टू चेंजेस इन पल्मोनरी एंड चेस्ट वॉल कंप्लायंस। ये एम्फाइजीमा हो गया कि लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू लॉस हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी एयरवे वॉल में, एल्वेओलाई में, जिसकी वजह से क्या होगा, प्री मैच्योर एयरवे क्लोजर, मतलब जो एल्वेओलाई है वो क्या हो जाएगी, उसमें ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा, एल्वेओलाई जो हो जाएगी वो कोलैप्स कर जाएगी, जिसकी वजह से गैस ट्रैप हो जाएगी एंड डायनेमिक हाइपर इन्फ्लेशन है, मतलब कि गैस ट्रैप हो जाएगी जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन एंड CO2 का जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हाइपर इन्फ्लेशन होने लग जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी और चेस्ट वॉल कंप्लायंस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज अनअपोज्ड एक्शन ऑफ प्रोटीएजेस एंड ऑक्सीडेंट्स लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलाई एंड अपीयरेंस ऑफ एम्फाइजीमा। फिर क्या होगा कि सीओपीडी में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से प्रोटीएजेस, ऑक्सीडेंट्स, ये सब बहुत ज्यादा रिलीज होंगे
एंड जिसकी वजह से एल्विलाई का डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा और एम्फाइजीमा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर टुवर्ड द सिस्टमिक कंपोनेंट ऑफ सीओपीडी, दैट इज मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, जो कि रिफ्लेक्ट करेगी क्या, सेलुलर चेंजेस इन द स्केलेटल मसल्स, कि स्केलेटल मसल्स में कुछ सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस होगी। इंक्रीज सर्कुलेटरी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। इम्पेयर्ड सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा भी देखने को मिलता है। अल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू वेट लॉस एंड इंक्रीज्ड प्रेवलेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो सीओपीडी में क्या हो रहा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, दूसरा एम्फाइजीमा हो रहा है, एम्फाइजीमा हो रहा है एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एल्विलाई है उनका परमानेंट एनलार्जमेंट हो जा रहा है, स्पैज्म हो जा रहा है एल्विलाई का, जिसकी वजह से गैस ट्रैप हो रही है। हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है कि जो वेंटिलेशन रेशियो है CO2 एंड ऑक्सीजन का वो मिसमैच्ड हो गया है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है एंड thus COPD has both pulmonary as well as systemic components. Let's study risk factors for development of COPD. So what are the risk factors that lead to the development of chronic obstructive pulmonary disease? So first is जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी, इसमें दो होते हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा होस्ट फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टोबैको स्मोक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी। नेक्स्ट इज इंडोर एयर पोल्यूशन, दैट इज कुकिंग विद बायोमास फ्यूल्स इन कन्फाइंड एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर सच एज कोल डस्ट, सिलिका, कैडमियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन अगर होगा तो जो FEV1 जो है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, तो उसमें एक्सेलरेट डिक्लाइन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से अगर परसिस्टेंट लंग टिश्यू में इन्फेक्शन है तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, वो अल्टर होगा, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसका वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज चाइल्डहुड इन्फेक्शंस और मैटरनल स्मोकिंग में इफेक्ट ग्रोथ ऑफ लंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में इन्फेक्शन हो रहा है या मैटरनल स्मोकिंग है, ठीक है, अगर मदर ने स्मोकिंग की है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो जो लंग्स की ग्रोथ है ड्यूरिंग चाइल्डहुड उसको अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से आगे एडल्ट लाइफ में जो लंग का फंक्शन है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो इन्फेक्शन से मोर प्रोन हो सकता है। नेक्स्ट इज होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, मतलब जो एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से सीओपीडी हो सकता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो लिवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो भी एंजाइम्स एल्वियोलर मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं वो डैमेज ना कर दे एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को, उससे प्रोटेक्ट करता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। एल्वियोलर मैक्रोफेज कब हो जाता है कि जो भी टॉक्सिन्स लिया तो वो टॉक्सिन्स इनहेल हुए, जैसे कि टोबैको स्मोक है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट होता है, उसमें एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। फिर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंजाइम रिलीज करते हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट, जो कि क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करने लग जाता है। तो ये जो हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है ये लिवर के थ्रू सिक्रीट होता है ताकि जो लंग्स की जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द हार्मफुल एक्शन ऑफ एंजाइम सिक्रीटेड बाय एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। तो अगर जेनेटिक फैक्टर में अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई तो सीओपीडी हो सकता है। नेक्स्ट इज एयरवे हाइपर एक्टिविटी, अगर एयरवे जो है वो हाइपर रिएक्टिविटी है तो उसकी वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। Now we will study what are the clinical features of COPD. So clinical feature of COPD में क्या है कि कफ है and associated sputum। तो कफ और sputum प्रोडक्शन जो होता है वो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं, जो कि ऑफन उनको हम लोग स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। तो कफ और उसके साथ स्प्यूटम प्रोडक्शन दैट इज वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम हो गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, ये फर्स्ट सिम्टम है विच इज ऑफन रिफर्ड एज स्मोकर्स कफ कहते हैं।
नेक्स्ट इज हीमोप्टाइसिस हो सकता है, डिज्निया हो सकता है, पीडल एडिमा हो सकता है, हाइपरकैप्निया हो सकता है, हिपैटोमेगाली हो सकती है, जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, PO2 डिक्रीज हो जाएगा, PCO2 बढ़ जाएगा, हाइपरकैप्निया की कंडीशन हो जाएगी एंड एक साइन देखा जाता है सीओपीडी में, दैट इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, ये इंपॉर्टेंट साइन है सीओपीडी का। नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी फेज प्रोलॉन्ग, तो सीओपीडी में क्या होता है कि कफ देखने को मिलता है, उसके साथ स्प्यूटम प्रोडक्शन होगा, हीमोप्टाइसिस होगा, डिज्नी होगा, क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और एम्फाइजीमा है, इलास्टिसिटी जो हो रही है वो लॉस हो जा रही है, इलास्टिक रिकॉइल जो हो रहा है वो लॉस हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज है वो डिक्रीज हो जाएगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो वो मिसमैनेज हो जाएगा, तो जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना, जितना CO2 बाहर जाना चाहिए उतना प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होने लग जाएगा, जिसकी वजह से कैपिलरी डैमेज होगा और ऑक्सीजन कम होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो अगर लंग्स की वजह से हार्ट बीमार हो रहा है तो वो दैट इज कॉर पल्मोनल की कंडीशन आ जाती है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड विच लीड्स इन फर्दर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो सीओपीडी में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, राइट वेंट्रिकल जो कि फर्दर प्रोग्रेस करती है राइट वेंट्रिकल फेलियर में, और जो इंफीरियर वेना कावा में भी हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह क्या होता है जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, हिपैटोमेगाली हो जाती है। तो ये सारे जो होते हैं ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सीओपीडी के। Now we will study what are the investigation done in case of COPD. So पहली इन्वेस्टिगेशन जो कि सीओपीडी में कराई जाती है, कोई भी लंग डिजीज में कराई जाती है, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराया जाता है। तो सीओपीडी के केस में चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा कि जो रिब्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, डायफ्राम फ्लैट देखने को मिलेगा एंड हाइपर ल्यूसेंट लंग्स, क्योंकि क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस ट्रैप हो रही है ना इसमें सीओपीडी में, तो जिसकी वजह से हाइपर ल्यूसेंट लंग्स देखने को मिलेगा, काफी डार्क एंड ब्लैक इमेज होगी। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बताया था कि जब पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर, जब ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद जब FEV1 बाय FVC रेशियो जब मेजर किया जाता है तो वो लेस देन 70% होता है, तो वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अगर आफ्टर पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर इज गिवन देन FEV1 बाय FVC रेशियो अगर लेस देन 70% है तो वो डायग्नोसिस बन जाती है सीओपीडी की, लेटर स्टेजेस में वो लेस देन 50% भी हो जाता है, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो होती है सीओपीडी की वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से की जाती है। सो दे ये दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन सीओपीडी में, चेस्ट एक्सरे, दूसरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि लेस देन 70% होना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे सीओपीडी को। तो सबसे पहले क्या है कि रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू नॉक्सियस पार्टिकल्स एंड गैसेस, क्योंकि नॉक्सियस पार्टिकल्स एंड गैसेस के रिस्पॉन्स में ही एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो हो रही है वो क्रिएट हो रही है, तो सबसे पहले उनके एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू नॉक्सियस पार्टिकल्स एंड गैसेस। नेक्स्ट इज ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं ताकि जो डिज्निया की कंडीशन है, उस ब्रेथलेसनेस की कंडीशन है उसको मैनेज कर सकें। फिर कंबाइंड इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं ताकि लंग फंक्शन इम्प्रूव हो सके और जो भी सिम्टम्स है जैसे ब्रेथलेसनेस वगैरह उसको ठीक किया जा सके। ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी किए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन थेरेपी, लेटेस्ट केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। तो रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू नॉक्सियस पार्टिकल्स एंड गैसेस, ब्रोंकोडायलेटर्स, combine inhaled glucocorticoids and bronchodilators and oral glucocorticoids and oxygen therapy जो होती है वो मेन मैनेजमेंट होता है सीओपीडी का। So guys, this video is all about COPD. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. Thank you.